गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो देखो, जैसा कि नाम बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा। अभी चैप्टर को ज़्यादा मत देखो, चैप्टर का जो बैकग्राउंड है पहले वो समझते हैं, उसके बाद चैप्टर समझेंगे। तो देखो, आपका जो बुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 से लेके 8 7 तक जो है पूरा एक मैकेनिक्स का पार्ट है। तो पहले हम देखेंगे मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बाद किस तरह से हम मैकेनिक्स को समझेंगे या मैकेनिक्स की ब्रांचेस को कैसे समझेंगे। उसके बाद हम एक्चुअली जो आपका चैप्टर है उसके अंदर उतरेंगे, क्योंकि अगर आपको बैकग्राउंड पता होगा तो चैप्टर समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या होता है कि वो फिजिक्स की ब्रांच जिसके अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी पढ़ेंगे। जैसे ये बॉल है, तो बॉल अगर मूव करेगी तो वो उसका मोशन होगा। तो बॉल के मोशन को स्टडी करने वो या किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करना वो क्या कहलाता है, मैकेनिक्स। तो अगर इसकी प्रॉपर इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगी, मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ब्रांच है दैट डील्स विथ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट डील्स विथ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब मैकेनिक्स की भी सब ब्रांचेस होती है, वो क्या होती है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो एक एक करके तीनों को समझते हैं। स्टैटिक्स का मतलब क्या, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में हो और उसको आप स्टडी कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर हो और उसको स्टडी कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका स्टैटिक्स के अंदर। मतलब कि स्टैटिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। तो जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पर है उनकी स्टडी करना है तो दैट विल बी स्टैटिक्स। नेक्स्ट ब्रांच होती है काइनेमेटिक्स और उसके बाद होती है डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स काफ़ी हद तक सिमिलर है, दोनों के अंदर ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करते हैं। अब एक डिफरेंस जो इनमें है और वो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम उस चीज़ को कभी कंसिडर नहीं करते जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। देखो, एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं। आपकी ही क्लास का कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ है, मैंने उसको धक्का दिया तो वो आगे बढ़ेगा और गिरेगा। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, अगर आपने सिर्फ ये देखा कि कोई भी जो जो स्टूडेंट है, सपोज ए उसका नाम है, तो ए स्टूडेंट जो था वो आगे बढ़ा और गिर गया, है ना, वो थोड़ा सा मूव किया और गिर गया, ये आप उसका मोशन हुआ, सिर्फ आपने ये कंसिडर किया, तो वो किस में चला जाएगा, काइनेमेटिक्स में। और अगर आप बोलो कि सर ने उस पर इतना फोर्स लगाया, इतनी ज़ोर से धक्का दिया और वो गिर गया, तो वो वहाँ पर क्या हुआ, आपने कॉज ऑफ मोशन की, वो धक्का, वो गिरा जो था या वो जो आगे बढ़ा था वो किसकी वजह से गिरा था, मेरे फोर्स लगाने की वजह से, उसको अगर आपने कंसिडर किया तो वो किस में चला जाएगा, डायनामिक्स में। तो काइनेमेटिक्स क्या हो गई आपकी, काइनेमेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स या दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विथ द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन कंसिडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन या विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन। काइनेमेटिक्स में आपको कॉज ऑफ मोशन को कंसिडर ही नहीं करना है। डायनामिक्स की बात करें तो डायनामिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट विल डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट्स अंडर मोशन कंसिडरिंग देयर कॉज ऑफ मोशन। मतलब कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम कभी भी फोर्स के या जो मोशन का कॉज है उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। डायनामिक्स की बात करें तो कॉज ऑफ मोशन को कंसिडर करेंगे। अब यहाँ फिर दो चीज़ें आई कि सर ये रेस्ट क्या और ये मोशन क्या। अब रेस्ट मोशन बोले जा रहा हूँ मैं, पर आपको मन में डाउट आया होगा कि रेस्ट क्या और मोशन क्या। तो यही आपका वो स्टूडेंट ए है जो ये कुर्सी पे बैठा हुआ है, चेयर पे, रेड कलर की, है ना। मैंने इसको पहले क्या करा, रस्सी से अच्छे से बांध दिया। रस्सी से जब मैंने चारों तरफ से बांध दिया तो ये मूव कर पाएगा क्या, ये मूव नहीं कर पाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर पाए, ऑब्जेक्ट्स जो मूव नहीं कर पाए, जो, या एक और चीज़ क्या बोले कि जैसे जैसे मान लो इसको बैठे बैठे 1 घंटा हो गया पूरा, पहले मतलब 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, 20 मिनट, ऐसे कर कर करके 1 घंटा इसको पूरा बैठे हुए वहाँ पे हो गया। तो क्या इसने टाइम के साथ अपनी पोजीशन, उस चेयर के ऊपर बैठा हुआ था तो उस चेयर से अपनी पोजीशन चेंज की, नहीं की। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट पे। इसका मतलब रेस्ट क्या हुआ, रेस्ट इज दैट स्टेट इन विच द बॉडी और द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स वाला मैटर अपन थोड़ा सा बाद में समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये समझो कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मतलब टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, तो वो क्या हो गया, रेस्ट में। अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, जैसे क्या क्या मैंने उसकी रस्सी खोल दी तो ये दौड़ते 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 किसी ने आवाज़ लगाई और बाहर चला गया। जब ये बाहर गया, मान लो 10 सेकंड का टाइम लगा, तो 1 सेकंड में उसने कुछ पोजीशन चेंज की। जैसे मैं जहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला से सर्कल बना रखा है वहाँ पे पहुँचा, 2 सेकंड में और आगे ऐसे ऐसे पहुँचते पहुँचते यहाँ तक पहुँच गया। तो इसने टाइम के साथ अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा था, कंटिन्यूसली टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करना था। और जब जब कंटिन्यूसली कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मोशन। मतलब वो क्या है, मोशन के मोशन में है,
ठीक है, अब बात आती है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग वाला मैटर, तो उसको कैसे समझेंगे? देखो ये कार वार मैंने बहुत सारी बनाई है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये जो रेड कलर की कार है, इसके अंदर दो लोग बैठे हैं, POT, है ना। अब देखो जब और बाहर रोड पे खड़े हुए हैं S और N, ये दो लोग। अब देखो ये कार सपोज मूव कर रही है S और N की तरफ, तो S को क्या लगेगा कि ये T और P जो है वो दोनों अपनी तरफ आ रहे हैं, N को भी लगेगा कि अपनी तरफ आ रहे हैं, तो S और N के हिसाब से वो दोनों क्या हुए, मोशन में हुए। P को क्या लगेगा T के रिस्पेक्ट में, अगर P कार के अंदर ही बैठा हुआ है, मान लो कार के आप पीछे वाले सीट पे बैठे हो, आपके आगे एक और इंसान बैठा हुआ है, तो क्या आपको वो मूव करता हुआ दिखेगा? नहीं मूव करता हुआ दिखेगा। तो ये चीज़ क्या होती है, इस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आप किस रेफरेंस में बैठ कर देख रहे हो वो डिपेंड करता है। रेस्ट और मोशन जो होते हैं ना वो रिलेटिव होते हैं, कि आप दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में है या रेस्ट में है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको ये पता होगा कि दूसरा जो इंसान है वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है, किस जगह बैठ के आपको देख रहा है। एक और एग्जांपल इसका क्या है, जैसे ये झूला जो होता है गोल गोल घूमने वाला, मेले में देखा होगा, तो सपोज़ आपके साथ कोई साथी बैठा हुआ है ना, दो दो की सीट होती है, तो आपके साथ जैसे T और N साथ में बैठे हुए हैं ना, ये T और N जो है ये साथ में बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ गोल गोल घूमेगा, तो T को क्या N मूव करता हुआ दिखेगा? नहीं दिखेगा। यहाँ पर इस साइड पे S बैठा, तो क्या S को T और N मूव करते हुए दिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो तो रोटेट होगा, तो दोनों एक साथ ही रोटेट होंगे, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखे तो वो तो क्या मूव करेंगे? नहीं करेंगे। दोनों अगर सेम स्पीड से चल रहे हैं तो मूव करेंगे क्या? एक दूसरे के रिस्पेक्ट मूव करेंगे, पर एक दूसरे को मूव करते हुए दिखेंगे नहीं। इसलिए उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? वही हो गया। देखो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक साथ मूव कर रहे हैं, इनडायरेक्टली क्या हो गया, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी वो विंग ही है या वो झूला ही है। और जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों के लिए सेम ही हो गया, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन हो रहा है उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आप बैठ गए, मान लो हाथी या कोई घोड़ा चल रहा है ना, आप घोड़े के ऊपर ही जाके बैठ गए, तो आप चल रहे हो क्या? नहीं, घोड़ा चल रहा है, आप नहीं चल रहे हो। बस वही चीज़ यहाँ पर है कि स्विंग मूव कर रहा है, लेकिन ये दोनों मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बाहर खड़ा हुआ कोई इंसान बोलेगा तो वो क्या बोलेगा? T भी मूव कर रहा है, N भी मूव कर रहा है, S P जितने लोग हैं सभी मूव कर रहे हैं, ये तो क्लियर है। तो इस तरह से जो रेस्ट और मोशन आपका होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। होप आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।